दो मासूम अनाथ भाइयों की किस्मत पर तरस खाता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिन दो बच्चों को लोग बेबस समझ रहे थे, उन्हीं दोनों की वजह से कुछ दिनों बाद पूरा गांव एक ऐसे सच का गवाह बनने वाला था जिसने लालच में अंधे एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भैया, क्या सच में ये खेत अब हमारे नहीं रहे? जब तक पिताजी की आखिरी निशानी हमारे साथ है, कोई हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। मैं वादा करता हूँ। उसी समय दूर खड़ा उनका ताऊ दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कुराता है। बच्चे हो तुम, अभी दुनिया नहीं देखी। कुछ ही दिनों में ये जमीन भी मेरी होगी और तुम दोनों सड़क पर। कुछ महीने पहले इसी गांव रामपुर में दो भाई अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बड़ा भाई आर्यन समझदार और मेहनती था, जबकि छोटा भाई रोहन पूरे गांव की जान था। भैया, जल्दी आओ, देखो मैंने आम के पेड़ से सबसे बड़ा आम तोड़ा है। अरे पगले, अगर पिताजी ने देख लिया ना तो पहले हमें खेत में काम करवाएंगे, फिर आम खाने देंगे। दोनों भाई हंसने लगते हैं। उसी समय उनके पिता रघुवीर खेत से लौटते हैं। अरे शैतानो, इतनी ऊर्जा खेत में लगा दिया करो, फसल भी तुम दोनों की तरह मुस्कुराने लगेगी। पिताजी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह किसान बनूंगा। किसान बनना गर्व की बात है बेटा, लेकिन पहले अच्छा इंसान बनना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। माँ सीमा पानी का लोटा लेकर आती हैं। बस अब बातें बंद, सब लोग हाथ धोकर खाना खाने आओ। चारों एक साथ आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। माँ, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? अगर परिवार एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकती। आर्यन मुस्कुराता है, लेकिन घर के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। वो था रघुवीर का बड़ा भाई भैरव। भैरव धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। अरे भैया, आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। बस ऐसे ही सोचा छोटे भाई से मिल लूं। सीमा सम्मान से उन्हें खाना परोसती हैं। भैया, गरम गरम रोटी लीजिए। हाँ, रख दो। भैरव की नजर बार बार घर के सामने फैले हरे भरे खेतों पर जाती है। रघुवीर, इस साल तो अच्छी कमाई हुई होगी। भगवान की कृपा है और मेहनत का फल है। जो मिला उसी में खुश हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रहे हो। भैरव वहां से चला जाता है। उसी रात अपने घर में क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? देखा तुमने, रघुवीर के पास कितनी जमीन है और लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। दूसरे की खुशियां देखकर जलने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उसकी खुशियां नहीं, उसकी जमीन चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा छोटा भाई है। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनके बीच दौलत नहीं आती। अगली सुबह रघुवीर को पास के कस्बे में बीज और खेती का सामान लेने जाना था। इस बार सीमा भी उनके साथ जाने वाली थी। आर्यन, हम दोपहर तक लौट आएंगे। तुम रोहन का ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ। माँ, मेरे लिए गुड़ वाली रेवड़ी लाना। जरूर लाऊंगी। बेटा, घर का बड़ा होने का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होता, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अपने छोटे भाई का साथ कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूं पिताजी। रघुवीर मुस्कुराते हैं और दोनों बैलगाड़ी से कस्बे की ओर निकल जाते हैं। भैया, चलो खेत में तितलियां पकड़ते हैं। पहले गायों को चारा डाल देते हैं, फिर खेलेंगे। दोनों भाई अपने काम में लग जाते हैं। उसी समय गांव का एक लड़का तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। आर्यन, जल्दी चलो, मुख्य सड़क पर तुम्हारे माता पिता की बैलगाड़ी का बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या? तू सच बोल रहा है? मुखिया जी ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत रोहन का हाथ पकड़कर सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। गांव के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। मुखिया, कुछ गांव वाले और वैद्य वहां खड़े थे। आर्यन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। हटिए, मुझे जाने दीजिए,
पिताजी, माँ। जैसे ही वो आगे पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहन कुछ समझ नहीं पाता। भैया, माँ क्यों नहीं उठ रही? पिताजी सो गए क्या? आर्यन, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने टूटना नहीं चाहता था। बेटा, हिम्मत रखो। तुम्हारी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। माँ, उठो ना। मैं रेवड़ी भी नहीं मांगूंगा, बस एक बार बात करो। रोहन माँ को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। ये देखकर वहां खड़े कई गांव वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। हाय राम, इतने छोटे बच्चों पर इतना बड़ा दुख। उसी समय भैरव धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर दुख का दिखावा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चल रहा था। बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। चलो, मेरे घर चलो। आर्यन आंसू पोंछते हुए अपने ताऊ की तरफ देखता है। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान का हाथ उसने सहारे के लिए पकड़ा है, वही इंसान कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। माता पिता की अंतिम विदाई के बाद पूरा गांव चाहता था कि दोनों मासूम भाइयों को प्यार और सहारा मिले। इसलिए गांव के मुखिया ने आर्यन और रोहन को उनके ताऊ भैरव के साथ भेज दिया। दोनों भाई अपना छोटा सा संदूक, कुछ कपड़े और अपने माता पिता की एक पुरानी तस्वीर लेकर ताऊ के घर पहुंचते हैं। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। ताई, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शारदा सचमुच दोनों भाइयों से ममता करती थी, लेकिन भैरव की आंखों में वही पुराना लालच था। आर्यन, अब तुम बड़े हो गए हो। कल से घर और खेत के काम में हाथ बटाना। जी ताऊ जी, मैं भी काम करूंगा। अरे नहीं, तुम अभी छोटे हो, आराम करो। रोहन खुश हो जाता है, लेकिन आर्यन को ताऊ की मुस्कान कुछ अजीब लगती है। उस रात आर्यन की नींद अचानक खुल जाती है। उसे आंगन से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चुपचाप दरवाजे के पास जाकर सुनने लगता है। अब दोनों मेरे घर में हैं। बस जमीन भी मेरे नाम हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन वो बच्चे हैं, उनके पिता ने सारी उम्र मेहनत करके वो खेत बनाए थे। भावुक मत बनो। 5 एकड़ जमीन की कीमत जानती हो? इतनी जमीन बेच दूं तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब सोच चुका हूं। आर्यन ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। वो धीरे से वापस कमरे में आता है। भैया, तुम जाग रहे हो? हाँ, सो जाओ। क्या हुआ? रोहन, आज से हम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों? अभी नहीं, समय आने पर सब बताऊंगा। रोहन अपने भाई का हाथ पकड़कर सो जाता है, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हो गया था कि उसके माता पिता की सबसे बड़ी निशानी यानी उनकी जमीन अब खतरे में है। यहीं से 2 मासूम भाइयों की असली परीक्षा शुरू होती है। जिस घर को उन्होंने अपना सहारा समझा, वही घर धीरे धीरे उनके लिए संघर्ष का मैदान बनने वाला था। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव के मन में एक नई चाल तैयार हो चुकी थी। आर्यन, आज से खेत का सारा काम तुम संभालोगे। और हाँ, पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताऊ जी, पिताजी चाहते थे कि मैं और रोहन दोनों पढ़ें। अब मैं तुम्हारा अभिभावक हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। आर्यन चुप हो जाता है। वो समझ चुका था सीधे विरोध करने का समय अभी नहीं आया है। भैया, आज स्कूल नहीं चलेंगे? चलेंगे, लेकिन पहले ताऊ जी का काम पूरा कर लेते हैं। भैरव दूर खड़ा दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराता है।
जितना काम कराऊंगा उतना ही